अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। तहरीक इंसाफ के लिए लगता है कि बड़े सेलिब्रेशन के दिन का आगाज़ हो गया है। आज एक और केस जिसके हवाले से हुकूमत में बैठे लोग भी कहते थे कि हमसे इस केस के बारे में सवाल ना करें, और वो था बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के दौरान इद्दत निकाह का केस। आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने न सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस से बरी किया बल्कि रूपकार भी जारी हुए, और जो फैसला था जो सज़ाओं का ट्रायल कोर्ट का उसे कलअदम करार दिया। इस फैसले को अगर ये जिसे कहते हैं, और आज आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया, क्योंकि ये एक ऐसा केस था जिस पर तमाम सिविल सोसाइटी, ख़वातीन की जो हुकूक के हवाले से बात करती हैं, या वो लोग जो समझते हैं कि किस किस्म के केसेस बनाए गए, उसको इस केस को बेहुदा ही समझते थे। बहरहाल इसका एक लॉजिकल एंड हुआ। तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी, बैरिस्टर गौहर ने भी की, और आज पूरे दिन वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर मैं जिक्र करूं तो गुज़िश्ता रोज़ से आज तक कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, और वो उस फैसले के हवाले से हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ को न सिर्फ हकदार करार दिया बल्कि उनको 15 रोज़ का वक्त दिया कि वो 15 रोज़ के अंदर अंदर अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नाम देने हैं वो भी दे दें, जहाँ डिक्लेरेशंस देनी हैं, क्योंकि 3941 का जो ब्रेक डाउन है उसमें कई जो नंबर्स हैं, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डिक्लेरेशन है, कुछ की पीटीआई की है। इस फैसले के ऊपर हुकूमत वाज़े तौर पर अपसेट नज़र आती है, मायूस नज़र आती है। अब ये देखते हैं कि उनका गिला एक्चुअली किस से है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयानात हमने देखे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए दिए गए, आज ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी दिए गए, आज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ हों, अता तारड़ साहब हों, या फिर राना सनाउल्लाह साहब हों, जो हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते नज़र आए, जिसमें उनका ये कहना था कि ऐसा लगता है कि एक सियासी फ़ैसला है ये और कानूनी फ़ैसला नहीं है। कई जगह पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उससे जो मायने निकलते हैं वो ये थे कि हुकूमत समझती है कि आइन की तशरीह करने के बजाय आइन को रीराइट किया गया है, और एक नरम गोशा जो है वो और मोहब्बत का इजहार किया गया है इमरान खान और उनकी जमात से। अब ये जो गिला है ये सिर्फ अदलिया से है या उन लोगों से है जिन्होंने इनसे काफ़ी वादे, यानी हुकूमत में बैठी जमातों से। आज इस पर डिस्कशन करते हैं, और आज के इस रिलीफ के बाद, इस रिहाई के बाद क्या समझती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में है, क्या वो हुकूमत बड़े आराम से कर पाएगी या हवाओं का रुख बदलता नज़र आ रहा है। इन फोकस से हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, कल के फैसले के हवाले से मुस्लिम लीग नून तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन आज जो फैसला आया इद्दत में निकाह केस का, इसके हवाले से मैं जानना चाहूँगी, क्या आप और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये एक खुसूसी रिलीफ दिया गया है इमरान खान और बुशरा बीबी को? जी, हम सब जो अदलिया के फैसलों का सामना करते हैं, हमें अब वाज़ेह होना चाहिए कि अदलिया के बारे में अब कुछ भी बात कहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। कभी जब आपके हक में है या आपके खिलाफ है, लेकिन कल वाला जो वाकया है उसने हकीकतन पानामा केस की याद ताज़ा की है कि जिस चीज का पूरे केस में कोई नामो निशान नहीं था, जो पटिशनर भी नहीं था, हम्म। उसको अदालत ने पूरा रिलीफ फराहम कर दिया। और मेरी नजर में अभी इसी बेंच जिसने कल ये फैसला किया है, उसके एक जज साहबान ने कुछ अर्सा पहले अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि ये इंसाफ की कबा पहने सियासतदान है, लेकिन आर्टिकल 51 और 106 हम्म। जो वाजे तौर पे कहते हैं कि उम्मीदवार की नोटिफिकेशन जब उसकी हो जाए एज रिटर्न कैंडिडेट, उसके 3 दिन हैं, उसके बाद उसने किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है। तो लिहाजा यहाँ जो अब आर्टिकल 51 और 106 में से नए जो हैं वो अब जबकि डिक्लेरेशन हुए हुए भी अब कम से कम 5 से 6 माह हो चुके हैं, तो उनको अब इस तरह का वक्त देना ये दुरुस्त कहा गया कि ये आइन को अच्छा। दोबारा लिखा गया है, ओके। और दो किस्म के अब सेनेटर बन गए हैं। हम्म। और हम तो यही देख रहे हैं हकीकतन कि यहाँ अदालत के अंदर या बल्कि जो
पाकिस्तान के तमाम इदारों में तजर्बा इमरानी के नतीजे में एक गहरी तकसीम हो गई है। अच्छा, अब लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब देखिए, ये तो आपका मौक़िफ़ है जो मुस्लिम लीग नून का मुस्तकिल सामने आ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा है और इसका जवाब दीजिए, ये जो आज इद्दत में निकाह का केस है, इस पर आप सब लोग कहते हैं हमें बात नहीं करनी। क्यों? ये भी तो अदलिया का एक केस नहीं है, देखिए, ये भी आपके ये मुखालिफ कोई का केस है। नहीं देखिए, मैं तो हकीकतन पाकिस्तान की अदलिया से ये अपील करूँगा कि जो पाकिस्तान के अवाम के 70 अरब रुपए, 190 मिलियन पाउंड जो हैं, हुँ, वो पाकिस्तान के अवाम को दिलाएं, और जिस शख्स ने, जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसने अमानत में खयानत की, उसको खयानत की सजा दें। हमारी तो ये सजा है। अच्छा। इसी तरह हम ये समझते हैं हुँ, कि जो तोशा खाना का केस है, तो पाकिस्तान के अवाम के नाम पर तोहफे हासिल किए गए, अगर उन्हें जाती मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के अवाम के नाम पर लिए गए तोहफों को, फिर उसकी भी कोई बेखनी नहीं होनी चाहिए। तो जहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए हम सब यही कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट है, हुँ, उस पर जरूर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन जहां एक एक मामला है, एक अज़दवाजी मामला है, हुँ। इस पर एक केस हुआ है, और उनके चूंकि साबिका शौहर ने किया है, जो अभी तक इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। लेकिन असल मामला तो पाकिस्तान के अच्छा। अवाम के मफाद का है, और जो कौमी खजाने में 70 अरब रुपए जाना चाहिए थे और अभी तक नहीं गए, और अदलिया ने बहुत ज्यादा नरमी का और झुकाव का मुजाहरा किया है, अब वो खत्म होना चाहिए। अच्छा, आप ये समझते हैं, आपको नहीं लगता खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो पूरा निज़ाम है, इसका कंट्रोल अब हाथ से निकलता जा रहा है? चाहे अब देखिए, इमरान खान जेल में, उनकी जमात के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से टुकड़े बखरे हुए, उसके बाद फिर जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कागजात नामजदगी का छिनना, जिस तरह से इलेक्शन सिंबल लिया गया, फिर उसके बाद अलग अलग सिंबल्स का देना। लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद एक वक्त आता है जब जिसे आप लोग कहते हैं ना कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है, जैसे आप लोगों के साथ हुआ। अल्टीमेटली आप सब लोगों को एग्जोनरेट किया गया क्योंकि गलत केसेस बनाए थे। सो ये कंट्रोल अब बड़ी जल्दी वीक होता नजर आ रहा है। आपकी दफे जरा टफ था, हाँ, मुश्किल था, जी, काफी वक्त मैं लगा। नहीं, इस पे सिर्फ हमारी तारीख नहीं है। हम्म। तारीख ये भी है कि 100 साल पहले इसी तरह 9 मई जैसा एक वाकया हुआ जर्मनी में, जिसके नतीजे में एक एडोल्फ हिटलर नामी शख्स को 11 साल की सजा हुई। लेकिन उसके जो जज था, उसने नरमी करते हुए चंद महीने बाद ही उसको छोड़ दिया। और उन्होंने जब फिर इंतखाबात में, उस वक्त भी मेजोरिटी उसको नहीं मिली थी, हम्म। सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, तो वो जर्मनी का चांसलर बने, और फिर उन्होंने चांसलर बन के जर्मनी की जमहूरियत को ताराज कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए, सबसे पहले पार्लियामेंट को आग लगा। हम्म। तो लिहाजा ये जो अदलिया की तरफ से नरमी होती है संजीदा केसेस में, तो फिर हमें कौमों को उसके नताइज भी भुगतने पड़ते हैं। जिस तरह कौम अभी तक हकीकतन पानामा केस में जिस तरह अकामा निकाल कर हम्म। गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से नवाज शरीफ को हटाया गया बतौर वजीर आजम, हम अभी तक उस जो बेयकीनी और इंतशार से नहीं बाहर आ सके। हम्म। 7 साल हो गए, लेकिन हम उसी उसी इंतजार का शिकार हैं। तो जो कंट्रोल है, या मैं खुलकर बात करूंगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, मैं बड़े अदब से सिर्फ ये कहूंगा कि जहां हम चाहेंगे कि मुल्क में जमहूरियत हो और आमरीत हो, लेकिन इमरानी फाशिज्म फौजी आमरीत का इलाज नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, एज ए पोलिटिकल वर्कर गलती की क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब के बकौल के मजबूर किया गया था इस हुकूमत को लेके, कॉम्प्रोमाइज़ किए, आज कुछ भी आप लोगों के हाथ नहीं है, सब कुछ करने के जी, बावजूद भी? जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि जिस दिन अदम एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह आईनी तौर पर कामयाब हुआ था अप्रैल 2022 में, उसी वक्त इंतखाबात करवा दिए जाते तो मुल्क स्टेबलाइज हो हम्म। जाता। अब जबकि एक आपके नाज़रीन में से कुछ ने कहानी पढ़ी होगी, मैरी शेले की, फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी है कि एक शख्स, इसको एक
बीइंग को बनाया गया, खड़ा किया गया और फिर उसने अपने बनाने वाले पर ही हमला कर दिया। हम उस इंतशार का शिकार हैं, शोरिश का शिकार हैं और उसमें पाकिस्तानी अवाम का, मैं फिर कहूँगा कि हमारी जो मोहल्लाती जो सोच है हाँ। या इक़्तिदार किसके हाथ में है या नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि अच्छा, तो जब खुर्रम दस्तगीर पीटीआई की साहब, हुकूमत थी मैं तब भी हालात मखदूश थे और अब मज़ीद मखदूश हुए हैं महंगाई की वजह से। अच्छा, तो खुर्रम दस्तगीर साहब, यहाँ से आगे चलते हैं ना। अब क्या आप समझते हैं कि देखिए फैसले आ रहे हैं इमरान खान साहब की, अब जो तहरीक इंसाफ है वो पार्लिमानी जमात बन गई है, बावजूद इसके कि पूरी कोशिश थी कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा ना हो। अब फैसला आ चुका है, ये मुझे बताइए हाउ टू मूव फॉरवर्ड। फ्रेश इलेक्शंस करने चाहिए, हुकूमत खुश असलूबी से तस्लीम करे। वैसे भी आप सबकी नशिस्तें नहीं थी जो मखसूस मिली थी, आपके विनिंग के तनासब से नशिस्तों को तो नहीं छेड़ा गया, या फिर आप समझते हैं कि कुछ और ही हो सकता है? जी नहीं, फिलहाल तो ये सारे बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। 2013 से 18 तक बानी चेयरमैन मुल्क में दनदना रहे थे। तो उस वक्त हमने उनका मुकाबला किया था सियासी तौर पे, अब भी करेंगे। कि जहाँ तो सियासत होनी है, जमहूरियत होनी है और मेरी इस्तदा भी है और मैं इसको बाकायदा मशवरा भी दे चुका हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसी तरह हमलों का, शोरिश का, इंतशार का मुकाबला किया। 126 दिन का धरना हमने बर्दाश्त किया, इस्लामाबाद पर हमला एक से ज्यादा दफा बर्दाश्त किया, हर किस्म के जलसे और फितना फसाद बर्दाश्त किया, लेकिन उन 4 सालों में उन्होंने पाकिस्तान को लोड शेडिंग, महंगाई, कराची की टारगेट किलिंग और अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी से निजात दिलाई। तो अपनी गवर्नेंस पर फोकस करें अच्छा। और इस पर ये जो डिलीवरी करनी है उस पर फोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह 209 नशिस्तें मखसूस नशिस्तों के बावजूद ये जो एक्स्ट्रा थी हुकूमत के पास मौजूद है। तो ऐवान में कोई सीरियस चैलेंज नहीं है और अगर कोई चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के सामने वो दो हैं। एक तो ऑफ कोर्स मैंने कहा हाकमियत का चैलेंज है, महंगाई को कंट्रोल करने का चैलेंज है, मईशत को बहाल करने का चैलेंज है और दूसरा चैलेंज अपने जो उनके एलाइज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम उनको साथ रखने का चैलेंज है। और अगर वो ये साथ रहते हैं और इसी तरह हमने देखा है मुल्क के आईएमएफ की डील की भी अनाउंसमेंट कल हो गई कि जी वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। जी। तो हाँ, तो मुल्क के अंदर जो है वो मुआशी तौर पर इस्तेहकाम मौजूद है। उस पर जो है वो फोकस करें और पार्लियामान को स्ट्रेंथन करें। और आपने देखा है कि पार्लियामान में जो बजट में अभी हुआ है, ये जो ऑपोजिशन है इनके पास सवाए शोर के, फितने और फसाद करने के और कोई चीज नहीं है। कोई अच्छा, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, एक लास्ट चीज आप बता के जाए ना, आपने जो सीरियस बनाने के लिए पेश नहीं की, सीरियस चैलेंजेस का जब आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिसमें मईशत है, जिसमें अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ लेना है, लेकिन माजरत के साथ इक़्तिदार में बैठी जमात का सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज जो इमरान खान ने भी फेस किया वो आपको भी है कि कब तक आपके पास सेम पेज रहता है। जिस दिन वो सेम पेज चला गया वो जाहिर है कि फिर कंट्रोल भी निकल जाता है। जी देखिए, सेम पेज हो या ना हो, एक ही सिग्नल होगा कि जब भी अगर प्राइम मिनिस्टर को ये महसूस हो और ये बात सारी बहुत हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है कि वो समझेंगे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी राहें इर्रिवर्सिबली जुदा हो रही हैं तो वो फिर नए सियासी लाएअमल का फैसला कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो एलाइज के अंदर एक यूनिटी मौजूद है और इटसेल्फ जरदारी साहब की बतौर सदर इस्लामाबाद में मौजूदगी जो है वो इस इत्तेहाद की अलामत है। तो अगर इत्तेहाद कायम रहता है और ये जो इस तरह के जो सियासी इशूज हैं ये उठते रहेंगे, नहीं गवर्नमेंट जो है वो डिट्रैक होने की बजाय अगर फोकस रखे इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, उनके बिजली के बिल कम करने के ऊपर, तो ये सब मामलात जो हैं ये वक्त के साथ इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन अगला लाहे अमल उनकी पार्टी में जो मुस्तकिल डिस्कस होता है वो क्या है? इमरान खान को रिलीज़ कराना, इस पार्लियामेंट के ज़रिए किसी किस्म की कोई तब्दीली लाना। राइट आफ्टर वेलकम बैक। इन फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर आतिफ खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज एक और जो रिलीफ है जिसे कहते हैं
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। लेकिन आतिफ खान साहब, अभी भी इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं। पहले कहा जा रहा था ये आखिरी केस है, लेकिन कुछ रोज़ कबल जो 9 मई के केसेस थे शायद उसमें उनकी जो ज़मानतें हैं वो मुस्तरद हुई हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत खुशी की बात है कि एक और केस जो कि हमें पहले से ही पता था, सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब को अंदर रखने का एक बहाना है। और जिस तरह आप कह रही हैं, यही हमें भी सुनने में आ रहा है कि मज़ीद 9 मई के केसेस में या कोई और केस में तफ्तीश के नाम पे, बल्कि कोई नैब की टीम पहुंच भी गई है वहाँ पे अडियाला, तो ये उनको बाहर आने नहीं देंगे, क्योंकि ये उनका सामना नहीं कर सकते, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो मतलब एक रेस्पायरेटर पे एक जाली सी एक चीज़ बनी हुई है और जिसको चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये चलेगा नहीं इस तरह। मतलब ये आप हालात देख रहे हैं कि इनके जिस तरह के हालात हैं, चाहे वो मीडिया से हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो, या अगर बाहर के ममालिक से जो चीज़ें आ रही हैं, चाहे चाइना ने जो कहा कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक मज़ीद काम नहीं होगा, इसी तरह कांग्रेस का अपनी करारदाद देखी, इसी तरह आपने यूनाइटेड नेशंस की देखी, तो ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। ज़बरदस्ती इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो फैसला कल आया आप लोगों के हक में आया, आज आया वो भी आप लोगों के हक में आया, अभी भी क्या मुतालबा फ्रेश इलेक्शंस का है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड नाउ? देखें जी, फ्रेश इलेक्शंस का नंबर 1, या तो अगर ये इलेक्शन कमीशन के जो भी कंडक्ट रहा है, या अगर इलेक्शन जिस तरीके से करवाया है उसके ऊपर एक प्रॉपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाता है और उसमें मैंडेट जो है वो डिटरमिन करे कि जिसका मैंडेट है उसी को मिले। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उन्हीं को उनको सीटें दे दें, तब तो ठीक है। अगर ये उस पर भी नहीं जाते तो फिर ऑब्वियसली हमारा मुतालबा ये होगा आवाम के पास जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इस इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं, जो कि मौजूदा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इन्होंने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है और उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल जन्म लिया है इन्होंने, और ये इतना पूरे पाकिस्तान हर एक चीज़ से गुजरा है। तो इस इलेक्शन कमीशन के नीचे नहीं, फिर ये रिजल्ट देंगे ये। तो आप लोगों ने कल गुज़िश्ता रोज़ सियासी तौर पर तो ये कहा था कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मुस्ताफ़ी होने का भी आपने कहा, लेकिन पार्टी की सतह पर क्या ये फैसला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप लोग कोई कानूनी चाराजोई करेंगे? देखें, ये तो अभी कल या परसों इंशाल्लाह ताला हमारी जो कमेटी बैठेगी उसमें फिर इसका फैसला करेंगे। लेकिन मुस्ताफ़ी तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्ताफ़ी तो उन्हें हो जाना चाहिए अखलाकी तौर पे, लेकिन अगर उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत होती तो पहले वो इस तरह के काम करते क्यों कि जी गलत इंटरप्रिटेशन, गलत इन्होंने ये पिछले साल 1.5 साल में हमारे खिलाफ ही सारी गलत इंटरप्रिटेशन की है, हमारे हक में कोई गलत इंटरप्रिटेशन इन्होंने नहीं की। तो नीयत का फ़र्क है और इस पे हमें बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं है, ना किसी को है। अच्छा, अब जो कल का फैसला है उस पर आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, हुकूमत काफ़ी मायूस भी है, नाराज़ भी है, उनके इल्ज़ामात भी हैं। वो कहते हैं कि एक तो जो कल का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह के बजाय रीराइट किया है और एक तरह से फ्लोर क्रॉसिंग की बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है। उसमें देखें, जो उनकी मायूसी कल मैंने देखी है और उनका गुस्सा और हर एक चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि उन्होंने जो ख्वाब देखे थे, सुहाने ख्वाब जो उन्होंने देखे थे कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, फिर हम बिल्कुल टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाएंगे, उसमें ज़ाहिरी बात है आपको भी पता होगा कि किसको टर्म एक्सटेंशन मिलनी थी, किसी के साथ क्या था, किसी के साथ क्या था, तो वो सारे ख्वाब तो उनके बिखर गए। तो वो मायूसी उनकी उस वजह से है। दूसरी बात ये कि जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें एक बेसिक चीज़ जो रूट कॉज था, जो जड़ थी, जो गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, तो अगर उसको आप ठीक ना करते तो आगे फैसले कैसे करते? उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसकी वजह से ये सारे मसाइल बने और जो असल जड़ है उसको ठीक करें, क्योंकि अगर आपने बुनियाद गलत रखी है और फिर आप कहें कि जी बुनियाद तो गलत है लेकिन इसके ऊपर बिल्डिंग बनाते जाओ, तो इस तरह तो नहीं होता ना। अगर आपने बुनियाद गलत रखी है तो बुनियाद को ठीक करें, नहीं तो ऊपर बिल्डिंग तो नहीं बनेगी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि बड़े कल नाम भी चल रहे थे
کہ ختیجہ شاہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ان سب کے نام چل رہے تھے کہ ان کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، بلکہ سوالات اٹھا رہے تھے آپ ہی کی جماعت کے لوگ سوشل میڈیا پر کہ قومی اسمبلی میں مخصوص نشست پہ دیکھنا چاہیں گے یا پروونشل اسمبلی میں. اس سب پر کوئی فیصلہ ہوا ہے ابھی؟ اس طرح ہے جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں، پہلے بھی ہم نے ایک لسٹ جمع کی تھی اس کیس سے پہلے، وہ عمران خان صاحب سے ساری اپروول لے کے جمع ہوئی تھی، اور وہ بھی جو ہمارے ساری پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ریجن کے سطح پہ یا پروونس کے سطح پہ، اور پھر جو فیمیل پریزیڈنٹ ہیں کنول شوزب صاحبہ، انہوں نے جا کے خان صاحب سے اپروول لی تھی فائنل. تو لسٹ تو ہماری آلریڈی ہے. اگر اس میں فار ایگزامپل کوئی ایک آدھ چینجز کرنی پڑے، کوئی نام ڈالنا پڑے، لیکن اس میں بھی یہی رکھا گیا ہے خصوصاً پنجاب میں. کے پی میں تو شکر ہے اللہ کا کہ مطلب خواتین کا اس طرح کی مطلب بے حرمتی یا جیلوں میں لے جانا نہیں ہوا، پنجاب میں ہوا ہے، کے پی میں نہیں ہوا. تو اس میں ہم ظاہری بات ہے پرائرٹی ان لوگوں کو دیں گے جنہوں نے جینوئنلی قربانیاں دی ہیں، مطلب جن لوگوں کے اوپر جو گزری ہے. تو وہ نظریاتی لوگ ہیں، وہ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ضرور ہم پرائرٹی دیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں عاطف خان صاحب، کیونکہ اختلافات کی بڑی خبریں تھی، فارورڈ بلاک کی بڑی خبریں تھی، فیصل واڈا جو آپ لوگوں کے پرانے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں 15 روز کا جو وقت ملا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس 15 روز میں آپ دیکھیے گا ایک فارورڈ بلاک بھی سامنے آئے گا، کیونکہ وہ 39 اور 41 جو ڈیفرنٹ ہیں کہ کچھ نے سنی اتحاد کاؤنسل دیا تھا اور کچھ نے تحریک انصاف ہی دی تھی ایز ڈیکلیریشن. تو یہ بھی بڑی خبریں ہیں کہ اس میں یہ سب انٹیکٹ رہیں گے. یو آر پریٹی شیور آن دیٹ؟ یہ دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو اختلافات کی بات آپ نے کی، اس میں تو اس طرح ہے کہ وہ تو پارٹی کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ تو نہ پی ٹی آئی سے اختلاف ہے، نہ عمران خان سے اختلاف ہے. میرا ہو سکتا ہے کہ شبلی فراز سے ہو، شبلی فراز کا ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر سے ہو، لیکن اس میں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک والی چیز تھی. وہ تھوڑے بہت ہر اس میں ہوتے ہیں، حل بھی ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جو فیصل واڈا صاحب کی آپ بتا رہے ہیں، دیکھیں ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں اس وقت، یا ایم پی ایز ہیں، یا باقی پارٹی کے لوگ ہیں، خصوصاً آپ اس وقت اگر ایم این اے کی بات کریں، ہم لوگ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑے امتحان سے ہو کے یہ سارے لوگ گزرے ہیں. سال ڈیڑھ سال انہوں نے سختیاں، جیلیں، کاروبار بند، مطلب فیملیز کے ساتھ جو ہوا، ان ساری چیزوں سے یہ ہو کے گزرے ہیں. تو یہ تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے یا عمران خان کو چھوڑنے کے لیے نہیں آئے اسمبلی میں. اب اس میں ایک اور فیکٹر ہے جو فیصل واڈا صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب اگر کسی کو پکڑ کے زبردستی پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے، جس طرح سال ڈیڑھ سال آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں، تو وہ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے. لیکن اپنی مرضی سے عاطف صاحب اس کے چانسز ہیں. اب چانسز تو اس حکومت سے تو یا جو لوگ ہیں تو ان سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ سارے نظریاتی لوگ ہیں، یہ سختیاں برداشت کر کے آئے ہیں. تو یہ پارٹی چھوڑنے کے لیے، عمران خان کو چھوڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ساتھ میں یہ لوگ یہ حرکتیں شروع کر دیں جو کہ یہ پہلے کرتے رہے ہیں، تو اس کا پھر ہم اس حساب سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا عاطف خان صاحب، کیونکہ یہ ساری مخصوص نشستیں اگر آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر آپ سب سے بڑی جماعت بن جائیں گے ود دا میکسیمم نمبر آف سیٹس. کیا فیوچر میں یا کہیں ڈسکشن ہے کہ کیونکہ ایک آئینی طریقہ کار ہے جو آپ لوگوں کے خلاف استعمال ہوا کہ کسی بھی اتحادی کو ملا کر آپ بھی وہ کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ دیکھیں اس پہ تو فی الحال قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ تو کل ہی یہ فیصلہ آیا ہے اور یہ نمبر گیم بالکل چینج ہو گئی ہے. تو وہ تو اس کے بعد سے ظاہری بات ہے پارٹی کے اندر سے پھر عمران خان صاحب سے ڈسکشن ہوگی، لیکن فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. صحیح، بہت بہت شکریہ عاطف خان صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. یا چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ناصر حسین شاہ صاحب اور شرجیل انعام میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی، ہمیشہ ہی کرتے ہیں جب کبھی تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آتے ہیں. کیا یہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی موقف ہے یا یہ کہیں اور سے؟ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کی ممبر سینئر رہنما نبیل گبول صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. نبیل صاحب، ویسے تو ہمیشہ جب تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو شرجیل انعام میمن صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب آپ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں. میں یہی جاننا چاہتی ہوں پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے جیسے نون لیگ سمجھ رہی ہے آج کے کیس میں جس طرح سے بریت ہوئی
اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا جو کل کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، کیا کسی قسم کی کوئی نرم گوشہ ہے عمران خان اور ان کی جماعت کی طرف؟ دیکھیں ظاہر ہے ہوا کا رخ تو سب کو نظر آ رہا ہے اور دکھ بھی رہا ہے، محسوس بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا کہ اگر کسی شہر میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہوں اور آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ بارش اب بند کر دو کیونکہ بہت نقصان ہو گیا ہے، اور اللہ جو ہے مزید اور آپ کو بارشیں دے 1 مہینے کے لیے، تو شہر ہی ڈوب جائے گا۔ تو اسی طریقے سے پی ٹی آئی نے جو ایک سیٹ مانگی نہیں، پی ٹی آئی کو دے دیا گیا۔ یہ مجھے تو بڑا حیرت ہوا ہے، بلکہ پورے قوم کو بڑا حیرت ہوا ہے کہ مانگے بغیر ان کو مل گیا۔ اب جب مانگے بغیر ان کو مل گیا ہے تو پھر سب کو ہوا کا رخ نظر آ رہا ہے کس طرف ہے۔ اور میں تو واضح ایک بات کہوں گا کہ مجھے تو ڈیل ہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ڈیل پہ جو ہے سیاست ہوتی ہے۔ سب ڈیل کر گئے، کوئی ڈیل کر کے جو ہے ملک سے باہر چلا گیا، کسی نے ڈیل کر کے حکومت لے لی تھی 2018 میں، کوئی ڈیل کر کے باہر آنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ڈیل کی سیاست دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ ڈیل کی سیاست ہے تو آج جو عدت میں نکاح کیس میں بریت ہوئی بشرا بی بی صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی، تو اس کے بعد فریش کیسز کے لیے آپ نے دیکھا ڈیالہ میں کیسے نیب کی ٹیمز بھی پہنچ گئیں، اور یہی سننے میں آ رہا ہے کہ مزید کیسز ان پہ بنائے جائیں گے۔ یہ کیسی ڈیل ہے؟ دیکھیں یہ آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا نا کہ مزید کیسز بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یا اتنے تک ہی محدود رہتے ہیں۔ میں کوئی بھی جوڈیشل جو فیصلے ہیں اس کے اوپر زیادہ رائے نہیں دینا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ ان کا ایک حق ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتی ہے کہ قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتی ہے۔ اگر یہ فیصلہ چھوڑ دیتے پارلیمنٹ کے اوپر تو بہتر ہوتا۔ قانون پارلیمنٹ جو ہے بناتی ہے اور انٹرپریٹ جو ہے وہ عدلیہ کرتا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اپنے حدود سے آگے نکل گئے۔ لیکن بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی یا موجودہ حکومت کا جو سیٹ اپ ہے وہ پریشان ہے، گھبرائے ہوئے، آپ یقین کریں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر آپ مزید آگے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ نہیں، کیوں اگر خطرہ آپ نہیں یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کیا یہ نہیں آپ کو لگتا کہ جو کنٹرول کرتے ہیں سسٹم، ان کا کنٹرول بھی کچھ اب لوز ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، کنٹرول کرنے والے کا سسٹم لوز کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کنٹرول کرنے والا صحیح کنٹرول جب کرنا چاہتے ہیں وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، جب نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ دن کے لیے آرام ضرور کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عدت کیس پہ آج بری ہوئے ہیں دونوں میاں بیوی، پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ عدت کیس جو ہے وہ اس کو کٹہرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک پرسنل ایشو ہے۔ لیکن چونکہ اب آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں ہم سب، لیکن ان لوگوں کے لیے بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو کشتی جہاز جب ڈوب رہا تھا عمران خان کا، جس طرح چوہے دوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ ڈوبا ہوا جہاز سے آپ کو پتہ سب سے پہلے چوہے بھاگتے ہیں، وہ جو بھاگے ہوئے ہیں وہ دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ میں ان کا راستہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کب دوبارہ جو ہے پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ ان کو تو چھوڑنے چلے، تحریک انصاف وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت میں جو حکومت کر رہی ہے جماعت پی ایم ایل این، وہ بڑا مایوس نظر آ رہی ہے؟ آج آپ نے خواجہ آصف کی بھی پوری باڈی لینگویج دیکھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی آج ان کی کوئی ذرا سپورٹ کم ہی ہے۔ دیکھیں مسلم لیگ نون شاید ان کی طرف سے میں بات نہیں کروں گا، وہ شاید مایوس ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی مایوس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اس لیے مایوس نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا کہ 2021 میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، چیئرمین سینٹ کا نہیں، اسلام آباد کے سینٹ کے سیٹ کا الیکشن ہوا تھا، جس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دی تھی، اور ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی لیکن ہم پھر بھی کامیاب ہوئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کتنے ممبرز تھے جو خود والنٹرلی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ہم نے ان سے ووٹ نہیں لیا۔ ہمارے پاس جو اپنے الائنس کے تھے ووٹ سے، اس سے ہی وہ کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ ہم مائنورٹی میں تھے لیکن ہم وہ سیٹ جیتے۔ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی پوری امید ہے کہ یہ جو 109 کے قریب آ گئے پی ٹی آئی والے،
इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे पीपल्स पार्टी के। ये तो आप कुछ मुझे खबर दे रहे हैं या आप अंदर की बात बता रहे हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो बात रिकॉर्ड के ऊपर पीपल्स पार्टी कई बार ये कह चुकी है कि आप लोगों ने कोशिश की थी 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाएं, लेकिन वो तैयार नहीं थे। लेकिन फ्यूचर में जरदारी साहब ये गुर भी दिखा सकते हैं। देखिए, जरदारी साहब ही जो है ना, इन्होंने ही हुकूमत बनाने में नवाज़ शरीफ साहब की मदद की। जरदारी साहब की वजह से आज हुकूमत चल रही है। और मफामत का बादशाह अगर जरदारी साहब को कहते तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। उनके पास तरफ के पत्ते पड़े हुए हैं, वो किसी भी वक्त जो है ना वो खेल सकते हैं उसके ऊपर। तो क्या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को धोखा देंगे? मुस्लिम लीग नून को हम कभी धोखा नहीं देंगे, हम उनके साथ चलेंगे। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून खुद कमज़ोर होकर बैठ जाती है तो फिर हम एक गाड़ी को उसी वक्त दिक्कत दे सकते हैं जब गाड़ी का जो ड्राइवर है वो स्टीयरिंग संभाले। अगर स्टीयरिंग संभालने वाला ड्राइवर जो है उतर जाए गाड़ी से तो फिर हम दिक्कत कैसे देंगे? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में अब हम देखते हैं कि असेंबलियां तो मुद्दत पूरी कर लेती हैं लेकिन वज़ीर आज़म नहीं करते। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? हम तो चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब कंप्लीट करें, हमारी सपोर्ट है पूरा, आज तक हमारी सपोर्ट है। हम चाहते हैं कि वो अपने टर्म पूरा करें। लेकिन जो सियासत में जो इस वक्त जो मंजरनामा एकदम तब्दील होता चला जा रहा है, बड़ी तेज़ी से हो रहा है, पिछले 24 घंटे में 27 घंटे में आप देखें कि जिस तरह से फैसले 2 हक में आए हैं तहरीक इंसाफ के, वो पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में जो दूसरे केसेस हैं उनमें भी वो बड़े आराम से रिलीफ हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि झूठे मुकदमे हैं। तो फिर तो मंजरनामा तब्दील होगा। देखिए, ये जो फैसले हक में आते हैं ना, कभी कभी फैसले ख़िलाफ़ भी आ जाते हैं। 2 फैसले हक में आए, 2 फैसले ख़िलाफ़ भी आ सकते हैं। ये फैसले जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना सारे, उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा करेगी। और हम राब्ते में हैं सबके साथ। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हम गवर्नमेंट को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर फुली सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है वो उसी वक्त फैसला पार्टी करेगी। नबील कबूल साहब, आप समझते हैं क्या कि अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं अडियाला जेल से, तो फिर मौजूदा हुकूमत के लिए कंटिन्यू करना मुश्किल होगा? नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इमरान खान बाहर आ भी जाते हैं तो इमरान खान जेल में ज़्यादा ख़तरनाक है बनस्बत बाहर। अच्छा, बाहर आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में। आए, मुकाबला करें, जलसे करें, जुलूसे करें, हम भी करेंगे, वो भी करें, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा, देखिए, हमारी सोच मुख्तलिफ है, मुस्लिम लीग नून की सोच मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि सारी जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं सबको जो है सेफ जो है, अगर एग्ज़िट मांग रही है कोई जमात उसको सेफ एग्ज़िट मिलना चाहिए और उनको हक है कि वो सियासत करें। और लेकिन अगेन एक जो बहुत बड़ा इशू है 9 मई वाला, वो तो इनको फेस करना पड़ेगा किसी भी सूरत में। नबील कबूल साहब, मैं आखिर में ये भी जानना चाहूँगी कि क्या अभी जरदारी साहब का हालिया विजिट हुआ था लाहौर का, क्या पंजाब में अभी भी आप लोगों की शिकायत हैं PMLN से कि जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए? मैं समझ तो बिल्कुल शिकायतें अपनी जगह हैं। जो हालात अभी हैं पंजाब के अंदर, वहाँ पर तो सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो खेल रही है। और जो अग्रीमेंट पीपल्स पार्टी के साथ हुई है, कुछ पर वो अमल कर रहे हैं, कुछ पर उन्होंने कहा हम करेंगे। अब हम इंतज़ार में वो कब करेंगे, लेकिन अभी तक वो अपने कमिटमेंट में पूरे नहीं उतरे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नबील गबोल साहब कहते हैं वो पूरा साथ देंगे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN का, लेकिन जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे, मफाहमत के बादशाह हैं जरदारी साहब। क्या सोच के बैठी है पीपल्स पार्टी? कहती है मायूस बिल्कुल नहीं, अगर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है तो बी इट, लेकिन इनकी सियासत कुछ ज़रा मुख्तलिफ ही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।